नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला और थे देख रहा हो जीके विद काला। साथियों, एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग कक्षा 12 हिस्ट्री की न्यू बच्चों के लिए न्यू तरीके से न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करवा रहा हूं, तो इस चैनल के साथ में आप बने रहें। इतिहास में कक्षा 12 एनसीईआरटी में आपके 3 बुक हैं। 3 बुक में मिलाकर आपके टोटल 15 लेसन है। जैसे 4 लेसन पहली बुक से, 5 लेसन, फिर 6 लेसन, ऐसे करके आपके टोटल 15 लेसन है और वो 15 लेसन आपको इसी चैनल पर अच्छे से करवा दिए जाएंगे। तो पहला आज का इस वीडियो में हमारा लेसन है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, जिसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में हम पढ़ेंगे। और दूसरा लेसन है राजा, किसान और नगर। तीसरा है बंधुत्व, जाति और वर्ग, विचारक, विश्वास और इमारतें। यह आपका चौथा लेसन है। सेकंड बुक में जब आप आओगे तो यात्रियों के नजरिए, भक्ति, सूफी परंपराएं हम पढ़ेंगे। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के बारे में हम जानेंगे। किसान, जमींदार और राज्य के बारे में नेक्स्ट 8वें लेसन में हम जानेंगे। और जो 9 नंबर का लेसन है उसमें मुगल दरबार के बारे में, शासक और इतिवृत्त के बारे में उसमें हम जानेंगे। उसके बाद जो थर्ड बुक आएगी आपके उपनिवेशवाद और देहात के बारे में हम जानेंगे। और नेक्स्ट जो आपका 11वां चैप्टर होगा उसमें 1857 की क्रांति, विद्रोही और राजस्थान के बारे में हम जानेंगे। 12वां औपनिवेशिक शहर के बारे में हम जानेंगे। 13 का जो लेसन है महात्मा गांधी के बारे में हम जानेंगे। 14 का जो लेसन है उसमें हम भारत के विभाजन के बारे में जानेंगे। और संविधान का निर्माण 15वें लेसन में हम जानेंगे। एक नए युग की वहां से शुरुआत होती है। और साथियों, उसके बाद मैं आपको मानचित्र भी बताऊंगा। तो पहला लेसन मैं शुरू कर रहा हूं, चैनल के साथ में आप बने रहें। पहला लेसन है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। ईंटों के बारे में हम जानेंगे, मोतियों के बारे में जानेंगे, अस्थियों के बारे में जानेंगे। जानेंगे किसके? तो सिंधु सभ्यता के बारे में हम जानेंगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम जानेंगे। इसी को सिंधु सभ्यता कहते हैं, इसी को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, इसी को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। बोर्ड का थोड़ा कम यूज लूंगा मैं, कारण यह कि एक तो टाइम की बचत हो जाए, दूसरा मैं दिव्यांग हूं तो ज्यादा इसका यूज मेरे से भी नहीं होता। लेकिन जो चीज मैं आपको बताऊंगा वो आपको पेपर में एज इट इज देखने को मिल जाएंगे। और आपको पता है कि इस वक्त है पढ़ने वाले कम, पढ़ाने वाले ज्यादा हो गए। तो जो होशियार बच्चे अपने आप को समझते हैं वो 2 मिनट किसी का वीडियो, 2 मिनट किसी का वीडियो देखते हैं और उसके बाद में ये कहते हैं कि इस टीचर ने तो ये चीज बताई नहीं। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो पेपर से जिसका संबंध है वो सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूं, तो उसको आप अच्छे से ध्यान रखें। ईंटें, मनके तथा अस्थियां। ईंटें, मनके तथा अस्थियां, ये हमारा पहला लेसन है। और इसमें आपको क्या पढ़ना है? हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है। हड़प्पा सभ्यता के 3 नाम है। एक उसे सिंधु सभ्यता कहते हैं, दूसरा उसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। और तीसरा उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। अब तीनों को क्यों कहते हैं? तो सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे विकसित होने के कारण इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहते हैं। सिंधु और उसके सहायक नदियों के किनारे विकसित होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं कि 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने, किसने? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने इस स्थान की सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किया था। कौन से का? हड़प्पा सभ्यता का। इसलिए इस सभ्यता को क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ये मोटी मोटी चीज आपको ध्यान में रखनी है। छोटा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य कब किया गया था, आप लिखोगे 1921 में। किसने किया था? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने किया था। 3 नामांकन प्रचलित है, आपको मैंने बता दिया। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। 1924 में जॉन मार्शल ने इसका नामांकन किया था। किसका नामांकन? पर 3 मत इसमें प्रचलित है। ठीक है, 1924 में जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। उसके बाद आप देखें कि सिंधु सभ्यता के विस्तार को हम जानेंगे। दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। कब की थी? 1921 में की थी। उसके बाद मैं बात करूं साथियों, तो हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन है। छोटा प्रश्न ये भी पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता के समकालीन है, तो वो है हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया की, जो दजला और फ्रात नदियों के किनारे विकसित हुई थी इराक में, उसके ये समकालीन है। कौन से? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता के विस्तार की दोस्तों मैं बात करूं तो विस्तार कहां से कहां तक है, तो आप देखोगे कि इसका त्रिभुजाकार में इसका विस्तार है। आकृति की बात करूं तो किस प्रकार के? त्रिभुजाकार है।
तो उत्तर में ये हो गया उत्तर दक्षिण। इसकी मैं बात करूं तो कौन कौन से हैं, तो हो गया आप जम्मू कश्मीर, ठीक है, और दक्षिण में देमाबाद महाराष्ट्र, याद रखना है इसको, देमाबाद महाराष्ट्र। और पश्चिम में आपका हो गया, पश्चिम में क्या हो गया, सूत का गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान, सूत का गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान तक है। और पूर्व में है आलमगीरपुर यूपी, आलमगीरपुर यूपी, ठीक है, आलमगीरपुर यूपी, ये हो जाएगा, याद रह जाएगा। क्या उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, क्या है उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिण में देमाबाद महाराष्ट्र, पश्चिम में सूत का गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान, और आपका पूर्व में आलमगीरपुर यूपी तक। ये त्रिभुजाकार आकृति में ये फैला हुआ है। किसकी मैं बात कर रहा हूं, किसकी, सिंधु सभ्यता की। अब सिंधु सभ्यता त्रिभुजाकार में ये फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। कितना है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर, याद रह जाएगा, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चाहुंडड़ो, रहमान डेरी, ये स्थल है, ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। कहां साथियों, ये स्थान वर्तमान में कहां, पाकिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे विकसित है। तो ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता फिलहाल कहां है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे ये स्थित है। दोस्तों छोटे छोटे फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, जो छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंधु सभ्यता के मोहरे की अगर हम बात करें तो मोहर इसके बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। इस पर एक छोटा प्रश्न पूछा जाएगा कि मोहर है सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है, सिंधु सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है, तो आपका उत्तर क्या होगा, मोहर, सिंधु सभ्यता की मोहर। अब ये मोहर किससे बनी हुई थी, तो आपको 3 शब्द आपको याद रखना, कौन कौन से हैं, सेल खड़ी, स्टेटाइट और साबुन पत्थर। कौन कौन से, सेल खड़ी, स्टेटाइट, सेल खड़ी या स्टेटाइट और या साबुन पत्थर। कौन कौन से हो गए, सेल खड़ी, स्टेटाइट या साबुन पत्थर। तो सिंधु सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है, तो हड़प्पाई मोहर है। ये किससे बनी हुई है, सेल खड़ी, स्टेटाइट या साबुन पत्थर से बनी हुई है। हड़प्पा और रोपड़, ध्यान रखना, हड़प्पा और रोपड़ में 37 आकार के कब्रिस्तान भी प्राप्त हुए हैं और मजदूरों के आवास भी यहां से मिले हैं। हड़प्पा से एक महिला के गर्भ से पेड़ निकलने का चित्र मिला है, ठीक है। सर्वप्रथम कपास के अवशेष कहां से मिले, तो हड़प्पा से मिले। सर्वप्रथम कपास के अवशेष कहां से मिले दोस्तों, हड़प्पा से मिले। उसके बाद हड़प्पा के बाद में हम कुछ चीज मोहनजोदड़ो की देखेंगे, जो बहुत ही विशाल, वहां ये देखो इसमें क्या क्या मिला था, नगर था इसमें। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ आपको याद रखना, छोटे क्वेश्चन में पूछा जाता है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, मुर्दों का टीला है, क्या है, मुर्दों का टीला है। और उसके बाद हम जानेंगे कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कहां स्थित है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इसकी खोज महत्वपूर्ण हो जाती है। इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। राखलदास बनर्जी ने, किसने की दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, राखलदास बनर्जी ने की थी। 1922 से 25 के बीच में की थी। सिंधु सभ्यता की सबसे पवित्र, ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता की सबसे पवित्र और विचित्र इमारत है वो विशाल स्नानागार थी। तो सिंधु सभ्यता की सबसे पवित्र और विचित्र इमारत की जब बात आ जाए तो वो कौन सी थी, तो विशाल स्नानागार थी। मोहनजोदड़ो में ये स्थित है, ठीक है। और धार्मिक अनुष्ठानों के विशाल स्नानागार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे विशिष्ट और विचित्र विशाल स्नानागार था वो कहाँ मिला था, मोहनजोदड़ो में मिला था। सबसे बड़े अन्न के भंडार, माल गोदाम भी मोहनजोदड़ो से मिले थे दोस्तों। मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मोहरे मिले हैं और लेख युक्त मोहरे हैं वो हड़प्पा से मिले। दोनों में अंतर रख लेना है आपको, दोनों में अंतर कौन सा, कि सर्वाधिक मोहरे किसकी बनी हुई थी, सेल खड़ी, स्टेटाइट या साबुन पत्थर की बनी हुई थी, ये मैंने बता दी। सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी थी, तो हड़प्पाई मोहर थी। उसके बाद सर्वाधिक मोहरे जब आ जाती है तो वो कहाँ मिलेगा, मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में सर्वाधिक मोहरे कहाँ मिलेगी, मोहनजोदड़ो में। इसका दूसरा उत्तर ये हो जाता है कि सर्वाधिक लेख युक्त मोहरे, सर्वाधिक लेख युक्त मोहरे कहां से मिली, तो उत्तर होगा हड़प्पा। दोनों में अंतर रह जाएगा आपका कि सर्वाधिक मोहरे कहां से मिली, तो मोहनजोदड़ो कर देना है। और सर्वाधिक लेख युक्त मोहरे कहां से मिली,
तो आपको हड़प्पा कर देना है। ठीक है साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो, क्या हमसे कोई विशेषता पूछ लिया जाए, बड़ा क्वेश्चन, तो हम किस प्रकार से लिखेंगे? तो नगर नियोजन लिखेंगे कि उस समय वहां का नगर नियोजन किस प्रकार का था। हड़प्पावासी नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के अनुसार वो करते थे। और नगर नियोजन की मैं बात करूं तो नगर जो हड़प्पा सभ्यता के लोग बस्तियों को 2 भागों में बांटते थे। कितने भागों में? 2 भागों में। एक को दुर्ग कहते थे, एक को निचला शहर कहते थे। दुर्ग में अमीर व्यक्ति रहते थे, निचला शहर में गरीब व्यक्ति रहते थे। दोनों की हम विशेषता इसमें जानेंगे, सड़कें किस प्रकार की थी और नालियां किस प्रकार की थी, सारी चीजें इसमें हम जानेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग बस्तियों को 2 भागों में बांटते थे। कितने भागों में? 2 भागों में। एक ऊंचा शहर जिसे दुर्ग कहा जाता था, आकार में ये छोटा होता था और ये चारों तरफ ये 4 दीवारी से घिरा हुआ था और इसमें बहुमंजिले मकान होते थे। मतलब समझ गए आप कि कई मंजिल के इसमें मकान होते थे और यहाँ अमीर व्यक्ति रहते थे। उसके बाद निचला शहर है, उसमें क्या, दुर्ग तो छोटा था आकार में और निचला शहर है ये बड़ा हो गया। और सिंपल सी बात है यार, बड़ी बड़ी इमारतें वो छोटे कम ही मिलेगी, है ना, वो तो आकार में कम दूरी में मिलेंगी और बाकी जो गरीब आदमी है वो तो काफी दूर तक फैले हुए आपको मिलेंगे। ऐसा ही कुछ वहां था। गरीब व्यक्ति वहां निवास करते थे। निचले शहर में अधिकांश मकान 1 मंजिला ही वहां हुआ करता था। उसके बाद मैं बात करूं तो सामाजिक जीवन की, तो सामाजिक जीवन किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन मातृसत्तात्मक था। ध्यान रखना है, ये छोटा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि परिवार किस प्रकार का था? मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक क्या होता है? जहाँ माँ की प्रधानता होती है, बच्चे भी माँ के नाम से जाने जाते हैं, वो क्या होता है? मातृसत्तात्मक होता है। और ये लोग खाने में किसका यूज करते थे? लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उसके खाद्यान्न की प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमें भी याद रखना है कि गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, ये इनकी खाद्यान्न फसलें हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या खाते थे? तो गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा आदि का सेवन करते थे। स्त्री और पुरुष ये आभूषण पहनते थे और ये लोग अपने मृतकों का अंतिम संस्कार वो 3 प्रकार से करते थे। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से थे? पहला था शवों को जलाकर, शवों को जलाकर। पहला कौन सा था? शवों को जलाकर। दूसरा इसमें हम देखेंगे शव को जमीन में गाड़कर। तीसरा था कि शव को पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। तो सिंपल सा, पहले तो जो खत्म हो जाता था उसको जला दिया जाता था, दूसरे को जमीन में दफन कर दिया जाता था, तीसरा जो प्रकार था उसमें पशु पक्षियों के लिए उसको छोड़ दिया जाता था। नियोजित सड़कें उस समय किस प्रकार की थी? तो हड़प्पा सभ्यता के शहरों की चौड़ी चौड़ी सड़कें होती थी। ध्यान रखना कि हाईवे टाइप सड़कें होती थी, ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, उसे ग्रिड पद्धति कहते हैं। ध्यान से आपको देखना, समकोण पे काटती थी। तो देखो ये सड़कें हो गई, है ना, ये सड़कें हो गई। तो इस प्रकार से सड़कें यहाँ एक दूसरे को समकोण पर काटने वाली सड़कें भी थी। तो इस सिस्टम को, इस पूरे सिस्टम को समकोण पर काटने वाले को ग्रिड पद्धति कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ग्रिड पद्धति कहा जाता है। आप देखें कि सड़कों को देखकर ऐसा लगता था कि पहले सड़कें बनी थी और बाद में मकान बनाए गए थे, क्योंकि सड़कें मकानों के नीचे से जा रही थी। तो इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि पहले सड़कें बनाई गई, उसके बाद मकान बनाए गए। सुनियोजित जल निकासी के हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी की सिस्टम किस प्रकार से था? कि जल निकासी तो हर जगह होती है ना, तो वो किस प्रकार से था? तो हड़प्पावासी गंदे पानी को निकालने के लिए नालियों की व्यवस्था कर रखी थी उन्होंने, और वो भी इस प्रकार से थी कि वो एक दूसरे के समकोण पे काटे और सड़कों को एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। और घर का गंदा पानी पहले एक हौज में, देखो इस प्रकार से हम भी क्या करते हैं कि आजकल फिर से एक ट्रेंड सा चल गया है कि छत का जो पानी होता है वो एक हौज में, जिसे कुंड कहा जाता है, उसमें उतार देते हैं, फिर उसका यूज करते हैं। तो इसमें क्या था कि गंदे पानी को एक हौज में उतार दिया जाता था, एक कुंड में उतार दिया जाता था, उससे फिर वो नालियां लगा दी जाती थी, तो वो नालियों को वहां से पानी निकल जाता था। तो इस प्रकार से यहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था थी। गृह स्थापत्य की मैं बात करूं तो घर किस प्रकार से थे? तो वहाँ के लोग वो प्राय थे पक्की ईंटों के मकान बनाते थे और वे लोग बंद मकानों में भी रहना पसंद करते थे। पक्के मकानों में वो रहते थे और घर में क्या था कि एक आंगन भी होता था, जो सभी आज भी होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आंगन होता था जिसके चारों ओर कमरे होते थे। इस प्रकार से एक आंगन, फिर चारों ओर उसमें कमरे होते थे, ठीक है। और वहाँ बेसमेंट भी होता था, तलघर भी होता था और भूमिगत में बनी दीवारों की खिड़कियाँ नहीं होती थी। जो भूमिगत मकान थे उसमें खिड़कियाँ नहीं देते थे
और आंगन का उपयोग किसके लिए करते थे? सिंपल सा है, आंगन का उपयोग वहाँ रेस्ट करने के लिए, खाना पकाने के लिए, खाना बनाने के लिए और इसका उपयोग करते थे। प्रत्येक घर का ईंटों से फर्श भी बना होता था, ईंटों से फर्श बना हुआ था। एक स्नानागार भी होता था। कुछ घरों में दूसरी मंजिल या छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी। तो देखो दूसरे मंजिल पर जाएंगे तो सीढ़ियाँ होगी, स्वाभाविक है। उसके बाद व्यापार की मैं बात करूं तो इस सभ्यता के लोग देश विदेश से व्यापार भी करते थे और देखो सभी करते हैं तो वो लोग भी करते थे। ये लोग खेतड़ी राजस्थान से तांबे का व्यापार करते थे, खेतड़ी झुंझुनू राजस्थान से, है ना, तांबे का व्यापार करते थे। चांदी का व्यापार वो मद्रास, बिहार, उड़ीसा से करते थे। और दूर के देशों से देखो वो सोना है, वो सोना कहाँ से मंगाते थे? तो सोने की मैं बात करूं तो ईरान, इराक, अफगानिस्तान से वो सोना मंगवाते थे। दक्षिणी भारत से भी वो सोना मंगवाते थे। दूर के देशों में हड़प्पावासी जैसे मेसोपोटामिया, दिलमुन, ओमान आदि से वो आयात निर्यात करते थे। थोड़ी सी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सिंधु सभ्यता की प्रमुख आयातित वस्तु, सिंधु सभ्यता की प्रमुख आयातित वस्तु धातु और जवाहरात थी। कौन सी थी दोस्तों? धातु और जवाहरात थी। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता, इसके अलावा और कौन कौन सी विशेषता है? जैसे समाधान हमने देख लिया, लेकिन कृषि प्रौद्योगिकी पर बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी किस प्रकार से थी? तो उस पर जीवन निर्वाह के साधन, और हड़प्पा सभ्यता में लिपि कौन सी थी, भाट कौन से थे, हड़प्पा सभ्यता का अंत किस प्रकार से, वो चीज़ इसमें हम जानेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी की अगर मैं बात करूं तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि कार्य करते थे और कृषि से प्राय अनाज से अपना जीवन यापन वो करते थे, है ना, कृषि खेती करते थे, उससे वो जीवन यापन करते थे। हड़प्पावासी खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे, हलों का प्रयोग करते थे। बनावली और चोलिस्तान से क्या मिले थे? कई स्थलों से मिट्टी के बने हल के साक्ष्य मिले हैं। ये प्रश्न आया हुआ, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दे लें कि मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप, मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिले? मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप एक तो बनावली हरियाणा, बनावली हरियाणा और चोलिस्तान। कहाँ से मिले? बनावली हरियाणा और चोलिस्तान। चोलिस्तान कहाँ था? थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का भूभाग, उसे चोलिस्तान कहा जाता है। ध्यान रखना है, चोलिस्तान किसे कहते हैं? थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का भूभाग, उसे चोलिस्तान कहा जाता है। मिट्टी के बने हुए हल के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिले? बनावली हरियाणा और चोलिस्तान से मिले। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो हड़प्पा कालीबंगा, हनुमानगढ़, राजस्थान से वो मिले थे। ये चीज़ आपको ध्यान में रख। देखो साथियों, ध्यान से आप देखें कि यहाँ पर दोहरी जोत के कृषि भी की जाती थी। तो देखो हड़प्पावासी है वो एक साथ कई फसल भी उगाने का वो कार्य करते थे। इनके खेत दोहरी जोत से भी जुते हुए थे जो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो हम भी देखो वर्तमान जैसे कि हम खेती करते हैं तो इस प्रकार से पहले हल से बुआई करते हैं, है ना। उसके बाद में हम जो सीम होती है, जिन देखो मारवाड़ी भाषा में काकड़ खी बाद वाया खी के जोता लग गए, है ना। तो ये प्रकार अँ दोनों अँ से आज भी खेती हुआ है ना। तो ये एक दूसरे समकोण पर काटता, कई फसल उगाता या दोहरी जोत कही जाती। तो ऐ की खेती भी वह हड़प्पा सभ्यता के लोग वह करया करता। और जुते हुए खेत के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिले? कालीबंगा, हनुमानगढ़, राजस्थान से मिले। सिंचाई के साधनों की मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो अच्छे तरीके से फसल को तैयार करने के लिए सिंचाई के साधनों का प्रयोग भी किया जाता था। इसमें कुओं द्वारा, नहरों द्वारा, तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती थी। यहाँ पर लगभग 700 कुएं मिले। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में कितने कुएं मिले? 700 कुएं मिले। उसके बाद फसल काटने के औजार की बात करें कि फसल उगा दी, फसल के बाद में उसकी कटाई तो होगी। तो फसल काटने के लिए हड़प्पावासी वो लकड़ी के हत्थे पर बिठाए गए पत्थर के फलके, तो देख फलक होते थे पत्थर के, जैसे ये लकड़ी हो गई और उसमें नुकीला पत्थर है वो डाल देते थे। इस प्रकार से कुछ औजार वो बना लेते थे और इसके बाद वो उसकी फसल की कटाई वो करते थे। उसके बाद मैं बात करूंगी प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी। तो प्रमुख फसलों में मैंने पहले भी जिक्र किया कि गेहूं, जौ, सफ़ेद चना, तिल, बाजरा, ये आपको लिख देनी है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक स्थिति, ये बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, धार्मिक स्थिति किस प्रकार की थी। तो यह आपको याद रखना है कि मातृ देवी की उपासना वो
करते थे। कौन करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग मात्र देवी की उपासना करते थे। और देखो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, अन्य स्थानों पर मिट्टी के बने हुए नारी की मूर्तियां मिली हैं। उन्हें मात्र देवी की उपासना मात्र देवी समझकर वो उनकी उपासना करते थे। शिव की उपासना भी वो करते थे। एक मोहर पर देवता की मूर्ति अंकित की गई थी जो पशुओं से घिरा हुआ है। उसके आसन के नीचे हिरण भी अंकित है, उसको शिव मान लिया गया। उसकी पूजा वो करते थे। लिंग और योनि की पूजा वो करते थे। दोस्तों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पत्थर, फायोन्स, शिप आदि से बने हुए छोटे बड़े आकार के लिंग मिले हैं। शिव के प्रतीक होने के कारण इन्हें भी पवित्र समझा जाता था। अब फायोन्स क्या होता है इसके बारे में भी हम जानेंगे, और किस किस की वो पूजा करते थे। देखो यहाँ से बहुत से छल्ले भी मिले हैं। पुरातत्वविद जॉन मार्शल इन छल्लों का योनि का प्रतीक मानते हैं। तो ये माना जाता है कि यहाँ पर योनि की पूजा भी प्रचलित थी, पशु पूजा भी प्रचलित थी। यहाँ पर बैल, भैंस, हाथी की उपासना भी वो करते थे। प्रकृति की पूजा भी वो करते थे। इसमें जैसे मुख्य पीपल वृक्ष हो गया, तुलसी, बरगद आदि के वृक्ष को भी वो पूजते थे। और आपके धार्मिक अनुष्ठान की मैं बात करूं तो धार्मिक यज्ञ कार्य भी किए जाते थे। और देखो मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार व कालीबंगा और लोथल से मिली अग्नि वेदिकाएं ये बताती है कि धार्मिक अनुष्ठान के लिए भी वो जाना जाता था। जल की पूजा करते थे और प्रकृति की पूजा वो करते थे। जादू टोनों में भी भूत प्रेत, जादू टोने, इन सभी में वो विश्वास करते थे। पशु बलि में भी वो विश्वास करते थे। हड़प्पा सभ्यता में इन चीज़ों की पूजा की जाती थी। बाकी इसमें जो पार्ट बच गया वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आप तक पहुंचा दूंगा। तो किस प्रकार का आपको लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद सर।